दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिजिड पेमेंट में, और उसमें एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस देख रहे थे। उसमें हमने डिस्कस किया था लोड स्ट्रेस के बारे में, और लोड स्ट्रेस के बाद हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। अब टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आपको ईजिली होगा समझना वार्पिंग स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। अब वार्पिंग स्ट्रेस क्या है। टेम्परेचर स्ट्रेस में आपको दो टॉपिक थे आपके, एक था आपका वार्पिंग स्ट्रेस और दूसरा था आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो लोड स्ट्रेस के बाद एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस आप देख रहे थे रिजिड पेमेंट में, तो लोड स्ट्रेस के बाद आप टेम्परेचर स्ट्रेस देखें, और टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वार्पिंग स्ट्रेस। तो एक्चुअली सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो वार्पिंग स्ट्रेस आपका होता है कि वार्पिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। तो वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका। वार्पिंग स्ट्रेस होता है आपका वो स्ट्रेस जो डे और नाइट के टेम्परेचर जो चेंज होते हैं। जैसे आपको कोई पेमेंट है, रिजिड पेमेंट है, और उसमें डे टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और नाइट टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो डे एंड नाइट टेम्परेचर के जो वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। कई बार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डे और नाइट के टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो रिजिड पेमेंट में जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। तो वार्पिंग स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। Due to day-night temperature variation, there is temperature gradient exist between top and bottom of slab। तो जो डे और नाइट का टेम्परेचर वेरिएशन होता है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ करता है पेमेंट के टॉप पे और बॉटम ऑफ स्लैब। तो रिजिड पेमेंट का जो स्लैब होता है उसके टॉप पे और बॉटम पे डे नाइट टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। राइट। तो ये था आपका वार्पिंग स्ट्रेस। वार्पिंग स्ट्रेस आप समझ गए कि कब डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है। डेवलप होता है डे नाइट के टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है उसके कारण जो स्ट्रेस बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। और इसमें जो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है वो हमारा स्लैब का जो रिजिड पेमेंट का स्लैब होता है उसके टॉप और बॉटम पे। राइट। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है कि हमें वार्पिंग स्ट्रेस इंटीरियर पे फाइंड आउट करने के लिए, एज पे फाइंड आउट करने के लिए एंड कॉर्नर पे फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे फार्मूले होते हैं जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एस टी आई। एस टी आई का मतलब एस हो गया आपका स्ट्रेस और टी हो गया टेम्परेचर के थ्रू कहाँ, इंटीरियर पे। तो उसको हम लोग एस टी आई से डिनोट करते हैं इंटीरियर को, इंटीरियर पे। तो एट इंटीरियर पे जो उसकी यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर। इसका फार्मूला होता है आपका ई, और यहाँ पे आपका ई अल्फा टी अपान 2 सी एक्स प्लस म्यू सी बाई अपान 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ये होता है एट इंटीरियर केस पे वार्पिंग स्ट्रेस जो डेवलप होता है उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला। ये फार्मूला आपको दिमाग पे ध्यान रखना है, इसके डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपको जल्दी आपको सॉल्व हो सकते हैं। बस आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। इनको क्या किसको बोलते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। एट एज पे बात करते हैं। तो एज पे बात करते हैं तो एज पे निकालने का फार्मूला होता है एस टी ई केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है सी एक्स ई अल्फा टी अपान 2 अथवा सी बाई ई अल्फा टी अपान 2। इन दोनों की वैल्यू को आप फाइंड आउट करोगे और इन दोनों की वैल्यू में जो मैक्सिमम आएगी वही आपका एज पे होगा वार्पिंग स्ट्रेस। राइट। तो ये हो गया आपका इंटीरियर और एज का फार्मूला। इसके बाद आप देखेंगे कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे फार्मूला होता है आपका ई अल्फा टी। कॉर्नर पे फार्मूला होता है आपका, इसको आप एस और टी सी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई अल्फा टी अपान 3 1 माइनस म्यू अंडर रूट ए अपान एल। एल आपको पता ही है रिलेटिव स्टिफनेस। तो ये आपके 3 फार्मूले हो गए वार्पिंग स्ट्रेस के। जैसे आपके लोड स्ट्रेस के फार्मूले थे इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे, ऐसे सेम आपका वार्पिंग स्ट्रेस के इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे डिफरेंट 3 फार्मूले हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे इस फार्मूले में मैं आपको बता दूँ, जैसे आपका ई है, यहाँ पे ई है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब। क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब,
जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी यूनिट होती है। जो यहाँ पे आपका अल्फा होता है वो होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, राइट। और आपका यहाँ पे जो टी होता है वो होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, और म्यू होता है आपका पॉइजन रेशियो, ए होता है आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इन सेंटीमीटर, और एल होता है आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसको क्या आप मेंशन करते हैं। ई आपका मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी हो गया, अल्फा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, टी हो गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस, म्यू हो गया आपका पॉइजन रेशियो, ए हो गया आपका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, एंड एल हो गया आपका रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो ये आपको डालना है, आप तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए। इंटीरियर पे, एज पे और कॉर्नर पे वार्पिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के कौन कौन से फार्मूले हैं। अब इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस देखेंगे, वो तो था हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन का पार्ट। अब अगर ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वार्पिंग स्ट्रेस से, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए वार्पिंग स्ट्रेस क्या होता है। डे नाइट का जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है हमारा पेमेंट पे, रिजिड पेमेंट पे, उसको हम लोग बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। और इसमें हमारा क्या होता है कि ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, टॉप एंड बॉटम पे। ध्यान रखिएगा, टॉप एंड बॉटम पे, राइट। तो हम लोग अब इसको ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने आपको टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में बताया था, वैसे ही उसी कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करते हुए हम लोग आगे, अगर हम लोग डे टाइम की बात करें, नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस अगर हम बात करते हैं डे टाइम पे, कहाँ की बात कर रहे हैं, डे टाइम। डे टाइम पे क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका रोड है, रिजिड पेमेंट है, और रोड में आपका अगर डे के टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, और नाइट टाइम पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो डे टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो और जो ग्रेडियंट जो एग्जिस्ट करता है, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहाँ करता है, टॉप पे और बॉटम पे। कहाँ, पेमेंट के। तो पेमेंट के टॉप पे और बॉटम पे क्या सिचुएशन बनेगी, उसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर डे नाइट का टेम्परेचर है और टॉप एंड बॉटम पे कंडीशन है, तो ये आपका रोड हो गया, राइट। ये पोर्शन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ये पोर्शन आपका क्या होगा, पेमेंट होगा। पेमेंट का, आप रिजिड पेमेंट का मान लीजिए, आप पोर्शन आपका क्या हुआ, स्लैब हो गया, राइट। ये पोर्शन, ये आपका ये रोड का पोर्शन है, और ये आपका टॉप का पोर्शन है रोड का, ये आपका बॉटम का पोर्शन है, राइट। और यहाँ पे आप देखिएगा कि टॉप का पोर्शन को आप T1 से डिनोट कर रहे हैं, और बॉटम के पोर्शन को आप T2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, टॉप का पोर्शन हो गया T1 और बॉटम का पोर्शन हो गया ये T2 हो गया। ये आपकी रोड हो गई, राइट। अब एक्चुअली में क्या है कि ये ऐसे आपको दिखाऊंगा, ये आपका रोड नॉर्मल रोड था, ये T1 और ये T2, ये टॉप का पोर्शन T1 है और बॉटम का पोर्शन T2 है, राइट। अब क्या होगा, डे टाइम की बात हो रही है, डे टाइम की बात करेंगे तो डे टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर टॉप पे क्या होगा, इंक्रीज होता है। आप खुद सोच के देखिए कि रोड पे अगर दिन का समय है तो उस समय क्या होगा, टेम्परेचर जो रोड के टॉप सरफेस है वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ज़्यादा रहेगा। किसके कंपेयर में, बॉटम पे। रोड के बॉटम में टेम्परेचर जाहिर सी बात है कम होगा दिन में, और टॉप पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो रात के सॉरी दिन के समय में एट डे टाइम पे T1 जो होगा, जो रोड के टॉप पे जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे, बॉटम के कंपेयर में। होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोच के देखिए। रोड के टॉप पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसके कंपेयर में, बॉटम के कंपेयर में। होगा कि नहीं होगा, ये आप खुद सोच के। रोड का टॉप पोर्शन है, अगर दिन का समय है तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टॉप पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, और बॉटम पे क्या रहेगा, कम। जब टॉप पे ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर का रोड का जो टॉप का पोर्शन है वो क्या होगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, एक्सपेंशन होगा। इसमें देखिए ऐसे एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन, और बॉटम पे तो हमारा टेम्परेचर क्या है, हमारा कम होगा, तो एक्सपेंशन होगा, तो हमारा ये ऐसा बनेगा कंडीशन, ये वाली कंडीशन बनेगी। टॉप पे हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा, जबकि बॉटम पे हमारा वो कॉन्ट्रैक्शन होने की कोशिश करेगा, वहाँ टेम्परेचर कम है। तो सिचुएशन ऐसे बनेगी आपकी कि जो आपका टॉप का पोर्शन है वो क्या होगा, हमारा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। ये देखिए, ये एक्सपेंड हुआ, रोड का पोर्शन टॉप का एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, राइट। और जो बॉटम का पोर्शन है वो क्या करेगा, टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। कि आपको बताया था टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो एक्सपेंशन होगा, और टेम्परेचर जहाँ कम होगा वहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो टेम्परेचर जब दिन के समय में टॉप पे पोर्शन पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रोड एक्सपेंड हो रही है, और बॉटम पे क्या हो रही है, रोड देखिए ये कंप्रेस हो रही है। पहले तो इतना समझिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन क्यों हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा तो टॉप पे क्या हुई, एक्सपेंशन हो रहा, और बॉटम पे क्या हुआ,
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सिकुड़ रही है बॉटम पे और टॉप पे क्या रोड फैल रही है। ये केसेस हुआ कब, दिन टाइम पे, क्यों, टेम्परेचर बढ़ने के कारण टॉप पे हमारा एक्सपेंशन हो गया और बॉटम पे क्या हो गया, कंप्रेशन। अब ये ऐसा हो रहा है, तो जब ये एक्सपेंशन हो रहा है लेकिन स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा, स्ट्रेस जैसे इसका कोई डेवलप होगा कि अगर ये तो एक्सपेंशन होने की कोशिश करेगा लेकिन इसको रोकेगा, इसको जो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो स्ट्रेस कैसे डेवलप होगा, इंटरनल जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसे स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। कैसे स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव। अब बॉटम पे कैसे होगा, बॉटम पे क्या हो, वो कॉन्ट्रैक्शन होने की कोशिश करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल। कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आप खुद ही इसको इमेजिन करके देखिए कि दिन के समय में क्या होगा, जनरली टेम्परेचर बढ़ने के कारण टॉप पे वो रोड फैलने की कोशिश करेगा और दिन के समय पे ही बॉटम पे टेम्परेचर कम होगा तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगी, तो उसको जो रजिस्ट रोकने की कोशिश करेगा, तो जो उससे स्ट्रेस डेवलप होगा, तो टॉप पे क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, जबकि बॉटम पे कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, डेवलप्ड होगा, राइट। तो वही होता है कि नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस का, टॉप पे क्या होता है, डे टाइम पे कंप्रेशन होता है और बॉटम पे क्या होता है, टेंशन होता है। तो ये समझ आएगा, ये कंडीशन थी डे टाइम की। अब जस्ट नाइट टाइम की बात करें, अगर नाइट टाइम पे बात करते हैं वार्पिंग स्ट्रेस, जस्ट इसका वाइस वर्सा केस हो जाएगा, एग्जैक्ट वाइस वर्सा अपोजिट केस हो जाएगा। अब नाइट टाइम पे बात करें तो टॉप पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नाइट टाइम पे कम हो जाएगा, जबकि बॉटम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नाइट टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए आपकी यही रोड है, ये रोड है, ये सेम सेक्शन रोड है। अब टेम्परेचर क्या हुआ, नाइट टाइम की बात है, तो नाइट टाइम पे टेम्परेचर टॉप पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, T1 क्या होगा इस बार देखिए, कम हो गया। अब बॉटम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में हमारा अब बॉटम पोर्शन क्या होगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा, जबकि टॉप पोर्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो जस्ट ये केस बनेगा आपका, ये आपकी रोड रहेगी, राइट, ये आपकी क्या है, रोड है, ये आपका रिजिड पेमेंट है। ये आपका रिजिड पेमेंट है। अब टॉप पे क्या होगा रहा है, टेम्परेचर कम है, उस केस में क्या होगा, देखिए सिकुड़ने की कोशिश कर रही है रोड, ये देखिए ये पोर्शन जो बना है सिकुड़ने की कोशिश कर रही है। और बॉटम पे जो रोड है वो आपकी क्या कर रही है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हो रही है, फैलने की कोशिश कर रही है। तो इसको रोकने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होगा, तो टॉप पे अब कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, इसको अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इसको रोकने के लिए टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा तो टॉप पे अब क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, जबकि बॉटम पे कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। तो ये देखिए नाइट टाइम पे टॉप पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन, और बॉटम पे हो जाएगा, सॉरी टॉप पे हो जाएगा टेंशन और बॉटम पे क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेशन। तो ये आपको समझ में आएगा कि नेचर ऑफ वार्पिंग स्ट्रेस कैसा हमारा रिएक्ट करता है और कैसा हमारा एक्ट करता है एज ए टेम्परेचर स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट से। तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि वार्पिंग स्ट्रेस के केस क्या होता है कि डे टाइम पे टॉप पे क्या होता है आपका कंप्रेशन और बॉटम पे क्या होता है आपका टेंशन। अगर वही नाइट टाइम की बात करेंगे तो टॉप पे होता है आपका टेंशन और बॉटम पे होता है आपका कंप्रेशन। अब इसको एक जनरली लैंग्वेज में मैं आपको समझाना चाहूँ तो बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोई भी चीज़ क्या होती है, एक्सपेंड होने की कोशिश करती है, एक्सपेंशन होता है। उसको रोकने के लिए उसको रजिस्ट जो करता है, तो उस रजिस्ट को जब कोई चीज़ फैलने की कोशिश कर रही है उसको रजिस्ट करने की कोशिश, जो रजिस्ट करेगा तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कैसा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव। और जब कोई चीज़ सिकुड़ रही है उसमें कंट्रैक्शन हो रहा है और उस कंट्रैक्शन को रोकने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग टेंशन। तो बस आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ एक्सपेंशन हो रहा है और उसको रजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको स्ट्रेस को बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब कोई हमारी चीज़ क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सिकुड़ रही है और उसको जो रोकने के लिए स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा एज ए पेमेंट कंडीशन पे, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ के डे टाइम पे आप देखोगे तो डे टाइम पे आपको जो रिजिड पेमेंट होता है तो वो रिजिड पेमेंट है डे टाइम पे। टॉप पे जो पेमेंट के जो टॉप पोर्शन है उस पोर्शन पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर जब टॉप पोर्शन पे ज़्यादा होगा दिन के समय में तो वो क्या करेगी, फैलने की कोशिश करेगी, तो उसको जो रोकने की कोशिश करेगा तो रोकेगा कौन, तो कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, कंप्रेसिव। इसलिए हमारे देखिए टॉप पे कैसा आ गया, कंप्रेसिव। अगर हम बॉटम की बात करें तो बॉटम पे टेम्परेचर कम है तो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको जो रोकने के लिए स्ट्रेस
डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। इसलिए देखिए बॉटम पे कैसा होता है, टेंसाइल। जस्ट इसका वाइस वर्सा देख लीजिए। आप अगर नाइट के समय में बात करेंगे तो नाइट के समय पे आपका जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो वो सिकुड़ने की कोशिश करेगा, तो उसको जो रोकने के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा उसको आप बोलते हैं टेंसाइल। तो देखिए टॉप पे क्या हुआ, टेंसाइल। और सेम अगर बॉटम पे बात कर रहे हैं तो बॉटम पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो वो फैलने की कोशिश करेगा, उसको रजिस्ट करने के जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होता है कंप्रेसिव। तो देखिए बॉटम पे क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो ये आपने देखा वार्पिंग स्ट्रेस में कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है टॉप पे एंड बॉटम पे, और टॉप पे कैसे हमारा कंप्रेसिव और बॉटम पे टेंसाइल होता है एज डे टाइम में, नाइट टाइम पे आपका टॉप पे होता है टेंसाइल और बॉटम पे होता है कंप्रेसिव। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। और वार्पिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकालना होगा अगर आपको इंटीरियर पे, एज पे और आपका लास्टली कॉर्नर पे, तो उसका क्या फार्मूले होते हैं आपको उसके बारे में डिस्कस कराया है। और यहाँ पे आपको मैंने डिस्कस कराया कि ई, अल्फा, टी, म्यू, ए और एल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बारे में डिस्कस कराया। और आपको अगर फार्मूला फीड है तो आप इसके न्यूमेरिकल इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारा एक फार्मूले में आया था सी एक्स और सी वाई, ये क्या है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि सी एक्स और सी वाई हमारे क्या हैं। तो इसको ध्यान से देखिए। तो जो आपका फार्मूला था इंटीरियर के लिए और एज के लिए, वहाँ पे आपने टर्म यूज किया था सी एक्स सी वाई। तो सी एक्स एंड सी वाई आर द फैक्टर विच डिपेंड्स अपॉन एल एक्स अपॉन एल एंड एल वाई अपॉन एल रिस्पेक्टिवली। अब ये क्या चीज़ है, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आप देखिए, ये आपकी रोड है, ये आपका रिजिड पेमेंट है, ये आपका रिजिड पेमेंट है, राइट। ये आपकी मान लीजिए व्हीकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और एक व्हीकल मूव कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, ये 2 लेन रोड है मान लीजिए, राइट। तो जो ये जो जॉइंट होता है रोड का, मान लीजिए आपकी ये क्या है, स्लैब है, एक स्लैब हो गई आपकी ये आपकी रिजिड पेमेंट की स्लैब हो गई, ये क्या हो गई आपकी रिजिड पेमेंट की स्लैब, राइट। ये आपका स्लैब का पोर्शन होगा, एक पोर्शन होगा स्लैब। तो एक स्लैब के बाद फिर दूसरी स्लैब डलती है आपकी रिजिड पेमेंट में। तो जो ये जॉइंट है इसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट। जो हमारा लेटरल डायरेक्शन में जॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं ट्रांसवर्स जॉइंट। जॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अभी आप समझिए इसको आप बोलते हैं ट्रांसफर जॉइंट, राइट। और जो हमारा इस डायरेक्शन में जॉइंट होता है, ये देखिए ये आपकी पेमेंट इस डायरेक्शन में जो हमारा, और जो ये हमारा स्लैब पड़ी है, तो यहाँ जो जॉइंट हुआ है ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, लेटरल डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन आपका क्लियर है। तो जो ये हमारा लेटरल डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो जॉइंट होता है उसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। तो इस डायरेक्शन में जो जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, ये जो जॉइंट है इसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। और जो आपका लेटरल पेमेंट के स्लैब में जो लेटरल डायरेक्शन में जॉइंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं आप ट्रांसफर जॉइंट, राइट। ये आपकी स्लैब हो गई। तो स्लैब की मान लीजिए जो लेंथ है एक्स डायरेक्शन में, वो आपकी लेंथ को कहलाते हैं आप एल एक्स। क्या कहलाते हैं, एल एक्स, राइट। और जो आपकी स्लैब की जो लेंथ है आपकी बाई डायरेक्शन में उसको आप बोलते हैं एल बाई, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बस इसको सी एक्स और सी बाई जो है वो ऐसे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं एल एक्स और अपान एल और एल बाई अपान एल। एल क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। आपको पता था कि जो स्लैब का जो एरिया होता है जो रजिस्ट करता है किसको, डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने की कोशिश करता है। किसके डिफ्लेक्शन को, डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, स्लैब के। तो स्लैब के डिफ्लेक्शन को रजिस्ट करने के लिए जो एरिया ऑफ सॉइल का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो आपको पहले डिस्कस कर चुका। तो उनके रेशियो एल एक्स अपॉन एल वाई एक्स डायरेक्शन पे और उसके जो रिलेटिव स्टिफनेस है उसका जो रेशियो होता है वो होता है हमारा सी एक्स और एल वाई अपॉन एल, मतलब जो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस है किसके, लेटरल डायरेक्शन में। देखिए इस डायरेक्शन की जो ये लेंथ है इसका और जो रेडियस ऑफ रोटेशन का जो रेशियो होता है वो सी वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो एल एक्स क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ स्लैब अथवा स्पेसिंग। लेंथ एल एक्स होता है आपका लेंथ ऑफ स्लैब, देखिए लेंथ ऑफ स्लैब है, अथवा स्पेसिंग बिटवीन टू ट्रांसफर जॉइंट। एक ट्रांसफर जॉइंट यहाँ है और एक ट्रांसफर जॉइंट यहाँ, इन दो ट्रांसफर जॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको आप एल एक्स बोलते हैं। और एल बाई क्या बोलते हैं कि विड्थ ऑफ स्लैब, ये स्लैब की क्या है, विड्थ है, या इसको बोल सकते हैं आप स्पेसिंग बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट।
आज तो ये देखिए एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट ये हुआ, एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, इन दो लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसको एल वाई बोलते हैं, जो ट्रांसफर जॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसको एल एक्स बोलते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सी एक्स सी वाई के फैक्टर को समझाने के लिए। तो ऑल ओवर आपने देखा वार्पिंग स्ट्रेस में क्या नेचर देखा। वार्पिंग स्ट्रेस के नेचर में डे टाइम पे आपका क्या होता है, वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर कंप्रेशन टॉप पे और बॉटम पे होता है टेंसाइल। जबकि अगर आप बात कर रहे हैं नाइट टाइम पे टॉप पे क्या होता है आपका टेंशन और बॉटम पे क्या होता है आपका कंप्रेशन, राइट। और इसके बाद आपने फार्मूले देखे, आपने फार्मूला देखा वार्पिंग स्ट्रेस होता क्या है, डे नाइट का टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। और अगर आप बात करते हैं इंटीरियर की तो आपका ये फार्मूला होता है इंटीरियर का, जिसको आप एस टी आई से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला होता है आपका ई अल्फा टी अपॉन 2 सी एक्स प्लस सी म्यू सी बाई 1 माइनस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे म्यू होता है आपका पॉइजन रेशियो, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब, अल्फा होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी होता है चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और सी एक्स सी वाई आपके क्या होते हैं फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करते हैं रेशियो किसके, एल एक्स अपान एल वाई अपान बाई के रेशियो पे डिपेंड करते हैं। ये क्या होता है ये आपको मैंने समझा चुका। एज का फार्मूला होता है आपका एस टी, इसका फार्मूला होता है सी एक्स ई अल्फा टी अपॉन 2 अथवा सी बाई ई अल्फा टी अपॉन 2। इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो हमारी होती है एज का वार्पिंग स्ट्रेस। और लास्ट है हमारा कॉर्नर के केसेस में देखेंगे। तो कॉर्नर के केसेस में आप बड़े ध्यान से देखेंगे, कॉर्नर के केसेस में क्या होता है आपका एस टी सी क्या होता है कि केजी पर सेंटीमीटर इसका यूनिट होती है वार्पिंग स्ट्रेस की, और इसका फार्मूला होता है ई अल्फा टी अपॉन 3 1 माइनस म्यू अंडर रूट ए अपॉन एल। और ए क्या होता है यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया इन सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वार्पिंग स्ट्रेस का, राइट। अब आपने देखा लोड स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस के बाद आपने डिस्कस किया वार्पिंग स्ट्रेस। अब आपका जो टॉपिक है लास्ट जो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस है उसमें आप देखेंगे फ्रिक्शनल स्ट्रेस। किसको डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस को हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस पहले क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस, जो टेम्परेचर स्ट्रेस का ही पार्ट है, दूसरा पार्ट है फ्रिक्शनल स्ट्रेस। अभी इसको देखते हैं क्या होता है। तो दिस स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। ये आपको जानना है, जो आपका डे नाइट के टेम्परेचर वेरिएशन का जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। लेकिन जो सीजनल टेम्परेचर, सीजनल मतलब समर सीजन गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में, मतलब समर जो हमारा सीजनल टेम्परेचर होता है जैसे ठंडी के दिन में और गर्मी के दिनों में, इन जो सीजनल टेम्परेचर हो गया तो इसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो आपको दोनों में क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है। वार्पिंग स्ट्रेस होता है डे और नाइट के टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेस। और जब आप बात करें फ्रिक्शनल स्ट्रेस की, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है सीजनल टेम्परेचर का जो वेरिएशन चेंज होता है उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो वही कि दिस स्ट्रेस इज डेवलप्ड ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, राइट। अब ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर ऑफ सेक्शन ऑफ स्लैब varies uniformly. There is no temperature gradient, hence slab expand and contract linearly. तो क्या बोल रहा है कि जो सीजनल टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण जो टेम्परेचर का जो हमारा जो सेक्शन है, जो स्लैब का सेक्शन होता है वो कैसे वेरी करता है, यूनिफॉर्मली। और इसमें कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होता है। और जो स्लैब होता है वो तो हमारा एक्सपेंड होता है या तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसा, लीनियरली। या तो लीनियरली हमारा एक्सपेंड होगा या तो लीनियरली हमारा क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस चीज़ को आप पता होना चाहिए। अब लीनियरली एक्सपेंशन अथवा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब इज रजिस्टर्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन बॉटम ड्यू टू विच स्ट्रेस डेवलप इन कंक्रीट स्लैब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि जो हमारा आपको अच्छी तरह पता चला कि जो सीजनल हमारा जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उस टेम्परेचर वेरिएशन का जो स्लैब में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन दो होता है वो हमारा कैसा होता है, लीनियरली होता है। अब जो लीनियरली हमारा लीनियरली समझते हैं ना, जो हमारा कोई भी लीनियर फॉर्म में जो होता है एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन उसको हम लोग लीनियरली बोलते हैं। और इसमें कोई भी टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा डेवलप नहीं होता है। तो जो लीनियरली एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, स्लैब में, उसको जो रजिस्ट करता है, जो फोर्स रजिस्ट करता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स रजिस्ट करता है कहाँ, बॉटम। अब देखिए सिंपल सी बात है, आपका पेमेंट बना हुआ, इस टेक्निकल टर्म को ऐसे समझा दो, आपका पेमेंट है,
अब आपका पेमेंट है, पेमेंट के जो बॉटम पे क्या है, हमारा पेमेंट के स्लैब, आपकी जो रिजिड पेमेंट आता है वो स्लैब डली हुई है, उस स्लैब के जो बॉटम है, जो रोड का जो बॉटम पोर्शन है, तो क्या करेगा कि आपका एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए समझो ये रोड है, ये आपकी रोड है, रिजिड पेमेंट की रोड है, इसके जो नीचे हमारा बॉटम पोर्शन है वो किससे है, हमारा सबग्रेड से क्या है, सबग्रेड से हमारा क्या है, बॉटम पोर्शन क्या है, अटैच हुआ है, ठीक है। अब ये आपकी रोड है, अब जो फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या हो रहा है, जो हमारा समर के सीजन में या विंटर के सीजन, मतलब सीजनल वेरिएशन हो रहा है, उस केस में जो हमारा लीनियर एक्सपेंशन, मान लीजिए तो अगर गर्मी के दिनों में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और ठंडी के दिनों में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, गर्मी के दिनों में फैलने की कोशिश करेगा। तो इसको रोकने के लिए, इसको जो होल स्लैब डली हुई है, जो रिजिड पेमेंट है, इसको रोकने के, स्लैब को रोकने के लिए जो हमारा फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो कहाँ लगेगा, जमीन के जो हमारी जिसका बॉटम पोर्शन है, रोड का जो बॉटम पोर्शन है, जो देखिए बॉटम पोर्शन है, वो क्या करेगा, इसको रजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो ये कंक्रीट के स्लैब को जो रजिस्ट करने की कोशिश करेगा, इस टाइप का इस समय जो स्ट्रेस डेवलप होता है, इस स्ट्रेस को आप बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो वही चीज लिखी है कि लीनियर एक्सपेंशन अथवा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्लैब इज रजिस्टर्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन बॉटम पे, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, बॉटम पे, ड्यू टू विच स्ट्रेस डेवलप होता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है हमारा बॉटम, जो लीनियर एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्या करता है, रोकता है। कौन, फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारा कहाँ पे लग रहा है, बॉटम पे। तो उसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो ये था हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेस। कई बार एग्जाम में जल्दी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रिक्शनल स्ट्रेस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछ लेता है, और ये चीज़ आपको बताना, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस आपको हमेशा तरह पता ही है कि अगर फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है हमारा कंप्रेसिव समर सीजन में, अब इसको आप कोरिलेट कर लीजिए वार्पिंग स्ट्रेस में। दिन के समय में वार्पिंग स्ट्रेस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ऐसे समर सीजन में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, फैलने की कोशिश करेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। उसको रोकेगा कौन, रजिस्ट करेगा। तो उस रजिस्ट होने कारण रजिस्ट जो करता है उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, कंप्रेसिव। तो समर सीजन में आपका कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, कंप्रेसिव। सेम विंटर सीजन में आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। तो उसको रोकने के लिए, रजिस्ट करेगा, ये कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो विंटर सीजन में आपका कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है, टेंसाइल। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो होता है वो समर सीजन में क्या होता है, कंप्रेसिव, और विंटर सीजन में क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है। अब अगर हम लोग इन विंटर सीजन की बात करें या समर सीजन की बात करें, तो आपको दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है वो कॉर्नर पे क्या होता है, जीरो। ओवरऑल जो है आपका फ्रिक्शनल जो स्ट्रेस मानते हैं जो एग्जाम में, तो आपका जो ओवरऑल जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस आपका जो फाइंड होकर निकल आता है, तो आपको हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जर्नली जो फ्रिक्शन स्ट्रेस जो आप अज्यूम करते हैं, तो जर्नली फ्रिक्शन स्ट्रेस आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट अलोंग द लेंथ। मतलब आपका जो फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो, आप जनरली क्या एज्यूम करते हैं, कांस्टेंट एज्यूम करते हैं स्लैब की पूरी लेंथ पे। लेकिन अगर बात की जाए रियलिटी में, तो रियलिटी में बात की जाए तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस जो होता है कॉर्नर पे क्या होता है, आपका जीरो होता है। मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस आपको एंड पे होता है, एंड मतलब कॉर्नर पे जो होता है वो जीरो होता है। और मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम होता है आपका सेंटर ऑफ स्लैब पे। मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर ऑफ स्लैब, मतलब मैक्सिमम होता है आपका सेंटर पे। तो ये चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे निकालते हैं तो ये दिखा देता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस की, जो एफ है ये आपका गामा इंटू एल बाई टू इंटू ये एल बाई टू है आपका, राइट, एल बाई टू, बी इंटू एच इक्वस टू, ये आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस इंटू बी इंटू एच। यहाँ से आप फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालेंगे 1/2 गामा एफ एफ फ्रिक्शन अपान एल फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो ये आपका ये फार्मूला आपका जनरली बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे जो होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस होता है वो एक्स का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक्स इक्वल टू जीरो लेते हैं उसके साथ फ्रिक्शनल स्ट्रेस कितना होता है, जीरो। इस केस में मतलब फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, एट कॉर्नर पे क्या हो जाता है आपका, जीरो। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एंड पोर्शन में आपका फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है, जीरो, और मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे। स्लैब का जो सेंटर होता है वहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम। अभी आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के व्यू से आपको समझाता है, लेकिन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ध्यान रखना। तो ये था आपका कंप्लीट लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल स्ट्रेस, जिसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया।
और पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की आपकी कोशिश की। तो आपको इतना आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस एंड लोड स्ट्रेस के बारे में। अब इसके बाद हम लोग रस्ट कम्बिनेशन पढ़ेंगे स्ट्रेस का, जो दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप इन तीनों पोर्शन को आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि तीनों पोर्शन अगर आपके लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस और आपके फ्रिक्शनल स्ट्रेस कन्फर्म रहेंगे तो आप रस्ट कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस आप इजीली समझ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। Change for good.